मिस्टर डीकेपी 50 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट मेरे पास आए, प्योर वेजिटेरियन, और इनकी प्रॉब्लम थी, इनको ओबेसिटी था, प्री डायबिटीज था, हाई कोलेस्ट्रॉल था और हाई ट्राइग्लिसराइड्स था, साथ में हाई यूरिक एसिड था, फैटी लिवर ग्रेड 1 था और इसके साथ विटामिन डी और विटामिन बी 12 डिफिशियंसी था। इन्होंने अपना डाइट स्टार्ट किया 18 सितंबर 2024 को और मैं इसका एनालिसिस 109 दिन बाद कर रहा हूँ। जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त उनका वेट था 94.750 केजी और जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तब उनका वेट 83.3 केजी। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 महीने पहले इनकी स्थिति क्या थी और 3 महीने बाद इनकी स्थिति कैसे हुई। तो 3 महीने पहले इनका फास्टिंग शुगर 95 था, HbA1c 6.1 था। HbA1c 6.1 का मतलब होता है कि ये प्री डायबिटिक रेंज में थे और इनका पीपी शुगर 105 था। पीपी मतलब पोस्ट प्रेंडियल शुगर 105 था। तो पहले जानते हैं नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 100 होता है, नॉर्मल पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 70 से 140 तक होता है और नॉर्मल HbA1c लेस देन 5.7 होता है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज होगा और अगर ये 6.4 से ज्यादा है तो डायबिटीज होगा। जो पेशेंट है उनका वैल्यू था 6.1, तो ये प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे थे। इसके बाद उनका रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, वो है 7.6। नॉर्मल यूरिक एसिड आइडियली 6 से नीचे होना चाहिए। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल इनका थोड़ा बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ था। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 200 से नीचे, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होना चाहिए 150 से नीचे। अब एचडीएल की बात करें, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो आइडियली इसको जो है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, इनका 28 है। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये 100 से नीचे होना चाहिए, ये इनका 125 है। इसके बाद इनका विटामिन बी 12 83 है जो कि काफी कम है। नॉर्मल विटामिन बी 12 आइडियली 221 से लेकर के 900 तक होता है और ये जब अल्ट्रासाउंड करवाए थे आज से 3 महीने पहले तो इनका ग्रेड 1 फैटी लिवर था। 3 महीने पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया ऑनलाइन और उसके बाद हमने एनालिसिस किया और डाइट स्टार्ट किया। डाइट स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, पहले मैं उस पे बात करता हूँ। तो जब हम डाइट स्टार्ट किए तो HbA1c जो 6.1 था वो 5.3 हो गया, मतलब नॉर्मल रेंज में आ गया। फास्टिंग पहले भी नॉर्मल था और बाद में भी फास्टिंग शुगर जो है वो नॉर्मल है। इसके बाद पोस्ट प्रेंडियल पहले भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है। इसके बाद तो यूरिक एसिड 7.6 से ये 5.4 हो गया। क्रिएटिनिन 0.99 से 0.72 हुआ। क्रिएटिनिन बेसिकली किडनी के फंक्शन को मेजर करता है, तो जितना ज्यादा क्रिएटिनिन होगा किडनी उतना ही खराब होगा, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में है। 0.99 इज नॉर्मल, बट जब आप डाइट करते हो तो डाइट करने के बाद क्रिएटिनिन भी बेटर होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले से क्रिएटिनिन जो है वो बेटर हुआ है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल 205 था तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया, 190 आ गया। ट्राइग्लिसराइड 258 था तो ट्राइग्लिसराइड 139 हो गया। इसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में कोई फर्क नहीं पड़ा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा पहले से, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा पहले से बढ़ा। वीएलडीएल नॉर्मल आ गया। जो वीएलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल है लेकिन वो नॉर्मल आ गया। अब एलडीएल का यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलडीएल क्यों बढ़ा, तो उसके पीछे का एक लॉजिक है। पहले एक स्टडी देखते हैं। जब भी कोई पेशेंट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे यानी कीटोजेनिक डाइट पे होता है तो उसका एलडीएल इंक्रीज होता है। अब क्यों होता है उसके पीछे का एक लॉजिक दिया है। द etiology of this relationship is thought to be secondary to energy metabolism in that patients who are lean and have decreased carbohydrate intake due to a shift in substrate oxidation develop higher level of LDL through breakdown of VLDL into LDL and HDL particles। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेगा तो उसका जो VLDL है वो बेसिकली टूट कर LDL और HDL पार्टिकल्स बनाता है और वही फिर जो है वो आपके ब्लड पिक्चर में दिखता है। इस पेशेंट में पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है? पॉसिबल मैकेनिज्म है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट द बॉडी टर्न्स स्टोर्ड फैट फॉर एनर्जी रिलीजिंग कोलेस्ट्रॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दिस कैन टेम्पररीली एलिवेट LDL लेवल्स। मतलब कि शुरुआती दौर में जो हमारा बॉडी
बर्न करता है एनर्जी के लिए, वो बेसिकली फैट बर्न करता है और वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम में निकालता है, जिसके कारण से इनिशियली एलडीएल थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। दूसरा पॉसिबल मैकेनिज्म है, ऑन अ लो कार्ब डाइट एलडीएल पार्टिकल्स में बिकम लार्जर and less dense. While the total LDL cholesterol might rise, larger LDL particles are less likely to contribute to plaque formation in the arteries, which is a positive change. मतलब क्या हुआ कि जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहते हो तो जो एलडीएल पार्टिकल्स है उसका साइज बेसिकली बढ़ जाता है और वो पहले छोटे में डेंस होता है, लेकिन जैसे साइज बढ़ता है तो लेस डेंस हो जाता है, घनत्व उसका कम जाता है, जिस कारण से टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि इसका साइज बढ़ गया है वो जनरली प्लाक फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, वो आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन मतलब ब्लॉकेज में भाग नहीं लेता है। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये खराब नहीं है। इसके बाद का रिपोर्ट है कि विटामिन बी 12 इनका पहले भी कम था और अभी भी कम है। ये चीज एक इंडिकेट कर रहा है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर मैं डाइट से इसको ठीक नहीं कर सकता बी 12। तो मेरा आंसर है कि डाइट से यू कांट करेक्ट बी 12, क्योंकि बी 12 को डाइट से करेक्ट करने के लिए आपको जिस लेवल में बी 12 लेना है उस लेवल में एक वेजिटेरियन पर्सन, चूंकि ये वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन पर्सन उस लेवल में कभी भी वो डाइट ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में कोई बी 12 का सोर्स होता ही नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है वेजिटेरियन का जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं उसमें बी 12 मिले। तो हर हाल में आप बाहर के चीजों पर ही डिपेंडेंट रहते हो। तो बाहर की चीज मतलब हम मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आइडियली ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्शन लेना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इंजेक्शन लोगे तो बी 12 खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन डी भी सेम चीज है, विटामिन डी आप डाइट से ठीक नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप सोचोगे कि पूरा डिफिशियंसी को हम डाइट से ठीक कर लें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको हर हाल में जो है वो बी 12 और विटामिन डी बाहर से सप्लीमेंट लेना ही होगा। बी 12 के लिए आइडियल सप्लीमेंट इंजेक्शन होता है और विटामिन डी के लिए आइडियल सप्लीमेंट आप इंजेक्शन भी ले सकते हो या फिर ओरल मेडिकेशन ले सकते हो। इसके बाद है इनका अल्ट्रासाउंड में जो ग्रेड 1 फैटी लीवर आया था, अभी इन्होंने रिपीट अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, जो कि अभी जनवरी में ही होना बचा हुआ है। अगर कोई ग्रेड 1 फैटी लीवर लेकर आता है और हमारे डाइट के साथ 2 से 3 महीना में ग्रेड 1 फैटी लिवर नॉर्मल आ जाता है। ये है इनका 109 डेज के बाद इनका पेट का कंडीशन, ये साइड व्यू है और कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितना मस्त सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इनका साइड व्यू भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, इसमें हमने पेशेंट्स के प्रोफाइल को कंसीडर किए, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कंसीडर किए। इसके अलावा पेशेंट ने बताया कि मैं इतना एक्सरसाइज कर सकता हूँ और इस लेवल का एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो उस लेवल के एक्सरसाइज को इंक्लूड किए। प्लस पेशेंट क्या किस तरीके का खाना खाते हैं उस फूड प्रेफरेंसेस को इंक्लूड किए। फिर जो बीमारी है बीमारी के अनुसार जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं हमने उसको कंसीडर किया डिजीज कंडीशन के आधार पे। उसके बाद पेशेंट रहते कहाँ हैं उसको कंसीडर किया और उसके बेसिस पे हमने एक डाइट प्लान बना करके पेशेंट को दिया और वो डाइट प्लान इन्होंने फॉलो किया। हर महीने डाइट प्लान चेंज हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा। अब है कि खाने में हमने बेसिक चेंजेस क्या किए। तो सबसे पहला हमने चेंज किया कि हमने कार्ब परसेंटेज को मॉडिफाई किया। प्रोटीन का इनटेक बहुत कम था तो प्रोटीन के इनटेक को हमने करेक्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल। और उसके साथ हमने फैट के अमाउंट को ठीक किया, क्योंकि ये बहुत कम फैट लेते थे। इनको ये फील होता था कि ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स ये सारा का सारा जो है ना, ये होने का कारण है बाहर से जो फैट ले रहे हैं, घी ले रहे हैं या घर में तेल में जो सब्जी बन रहा है उसके कारण से ये बढ़ रहा है। तो मैंने फैट को ऐड किया, क्योंकि फैट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, फैट खाने से ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का जो मेन कारण है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये चूंकि वेजिटेरियन थे तो इनके डाइट में मेनली जो फूड जा रहा था वो कार्बोहाइड्रेट जा रहा था। कार्बोहाइड्रेट कम किया तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब है कि नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है एक आदमी में। एक नॉर्मल पर्सन में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट।
लेकिन अगर आपका टारगेट वेट लॉस का है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करके। इसके अलावा फैट नॉर्मली हमारा 30%, टोटल एनर्जी का 30% फैट से आना चाहिए। तो हमने ये सब स्ट्रेटेजी अपनाया और इसके कारण से इनका वेट लॉस पॉसिबल हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते क्यों हैं, आखिर क्यों शाकाहारियों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, 1 मिनट, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो और आपने अभी तक मेरा लो कार्ब हाई रिजल्ट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जरूर से देखो, ये आपको काफी चीज क्लियर करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।